Hello friends, this is Ash Pishik and welcome to Smarter Everyday. According to Agra University B.Ed सेकेंड ईयर पेपर थर्ड है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, तो इसमें ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है अतुल का, इसको हम लोग फुल रिवाइज करेंगे और ये आपका थर्ड पेपर रहेगा समावेशी विद्यालय का सर्जन। इससे पहले जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, उसका जो अतुल का क्वेश्चन बैंक है वो मैंने दोनों का रिवाइज करा चुका हूँ। आज ही आपका पेपर नंबर 3 रहेगा जिसको हम लोग फुल रिवाइज करेंगे टोटल। ठीक है, और इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टोटल से 575 क्वेश्चंस रहेंगे जो आप आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है इसमें? यूनिट है आपकी 5 और हर एक यूनिट में आपके 115 क्वेश्चंस हैं। 115 गुणे 5 होता है हमारा 575। तो इस प्रकार से हम लोग 575 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए है? तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए भी है, मलिन बस्ती में रहने वाले बालक उनके लिए भी है, गलियों में घूमने वाले बालक है उनके लिए भी। तो समावेशी शिक्षा जो है वो सबके लिए है। समावेशी कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों, एक सेकंड प्लीज, उपागमों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अध्यापक केंद्रित पाठचर्या ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अगर अध्यापक केंद्रित पाठचर्या होगी तो फिर उसमें बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं होगा, इसका मतलब है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। बालकों के शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग ये भी है। दल शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाता है। विशिष्ट बालकों की विविधता का कारण होता है हमारा, देखिए, कुपोषण हो सकता है, दुर्घटना के साथ कारण बच्चा विकलांग हो सकता है, संक्रामक रोग हो सकता है। तो ये सभी विशिष्ट बालकों की विविधता के कारण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपका वो राइट हो जाएगा। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया था? आपके जॉन डेवी ने दिया था। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक आपके जॉन डेवी हैं। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के लिए किया जाता है। S फॉर होता है स्पेशल, E फॉर होता है एजुकेशनल, N फॉर होता है नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? आपका अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उस बच्चे को परामर्श देना चाहिए, सलाह देनी चाहिए, और उसके जो अगर बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसके कारणों का भी पता लगाना चाहिए। NCTE का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। शिक्षण प्रबंधन के 6 सोपान होते हैं। और निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में शामिल नहीं है? इसमें अध्यापक केंद्रित पाठचर्या जो अभी हम लोग पढ़ा था ये शामिल नहीं है। बुद्धि के प्रकार कितने? 8 प्रकार बताए गए हैं। अस्थि बाधितों का स्तर किस प्रकार का हो सकता है? ये आपका जो है इसमें मंद भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है, प्रचंड भी हो सकता है। तो ये तीनों ही जो प्रकार हैं ये अस्थि बाधितों के स्तर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वाणी दोष बालकों की संख्या कितने प्रतिशत होती है? ये लगभग आपके 58% होते हैं जिनको वाणी दोष होता है। बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, है ना। शारीरिक रूप से अक्षम बालक की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? अच्छा सामाजिक समायोजन करना, ये जो है अक्षम बालक की विशेषता नहीं है। बाकी जो अक्षम बालक है वो उसमें आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, हीन भावना की कमी होगी और संवेगात्मक असंतुलन रहेगा, है ना। और झूठ बोलने वाले जो बालक होते हैं वो आपके समस्यात्मक बालक होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम रहती है इसलिए वो झूठ बोलते हैं, अदरवाइज झूठ का सहारा नहीं लेंगे। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। कान के अंदर भी दोष हो सकता है, कान के बाहर भी हो सकता है, तभी तो उसको श्रवण दोष है, यानी कि उसको सुनने में प्रॉब्लम है। कान के बीच में भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नियो नॉर्ड ने शिक्षण अधिगम स्थितियों में वाणी बाधित बालकों के मुख्य लक्षण कौन कौन से बताए हैं? उन्होंने बताया है भाषा संबंधी संलक्षण हो सकता है, स्वर संबंधी अंगों के संलक्षण हो सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण संलक्षण का दोष हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो आपका है वो राइट हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थि बाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? जो बच्चे अस्थि बाधित होते हैं वो उनका पाँव फिरा हो सकता है, मेरुदंड का वक्री होना, विकृत नितंब हो सकता है, लेकिन हकलाएगा नहीं।
हकलाएगा तब, अगर उसके अंदर वाणी दोष होगा तो बच्चा हकलाएगा, है ना। अस्थि बाधित है तो फिर हड्डी में कहीं प्रॉब्लम है। समस्यात्मक बालकों के गुण तथा लक्षण क्या है? समस्यात्मक बालक के गुण लक्षण की अगर बात करें तो देखिए, जो समस्यात्मक बालक होता है वो चोरी भी करेगा, उसके अंदर शारीरिक विकार हो सकता है, कार्य भी नहीं करेगा, है ना। अगर आप उनको कोई कार्य देंगे, उसको अगर आप किसी प्रकार का कोई काम देंगे तो वो शायद नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है आपका वो राइट हो जाएगा। V.N. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण इसमें से नहीं है। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, यह जो है वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है ना। जो बालकों की जो झूठी बातें होती हैं उनका कारण क्या होता है? भय, डर। ये किसने कहा है? ऐसा स्ट्रैंग कहते हैं। जिस बालक की IQ 70 से कम, यानी कि उसका जो IQ लेवल होता है वो 70 से कम होता है, उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। क्रो एंड क्रो का कथन है ये। मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? ये आपके डूल ने दी थी। किसने दी थी? डूल ने दी थी। चोरी करने वाले जो बालक हैं वो आपके समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम होगी तभी वो चोरी करेंगे, है ना। और यह कथन किसका है? बालक एवं किशोरों द्वारा किया गया अपराध जो कानून द्वारा निश्चित आयु के अधीन आते हैं बाल अपराध कहलाते हैं, ऐसा पेंच ने कहा है। क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। बहुबाधिता का मुख्य रूप होता है अस्थायी बाधित होता है, आंशिक बाधित, स्थायी बाधित। इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो आपका राइट वन हो जाएगा। अस्थि बाधित के कारण है, अस्थि बाधित हमारा जन्मजात भी हो सकता है, हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी बोन में जन्मजात हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें राइट रहेगा। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण क्या है? देखिए, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण है कि गुणसूत्रों का असामान्य होना हो सकता है। भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दवाओं का असर हो सकता है, माँ का एड्स से ग्रसित होना, ये सारे जन्मजात शारीरिक विकलांगता के कारण हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न से किस प्रकार के नहीं होते हैं? तो वो जड़ बुद्धि वाले नहीं होते। शारीरिक रूप से अक्षम है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिमाग पर असर हुआ होगा, है ना, दिमाग से हो सकता है वो अच्छे हो। आंशिक अंधता को जन्म देता है धुआं, ये किसको? आंशिक अंधता को जन्म देता है। शिक्षा पाने में पूर्णता अयोग्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह 0 से 25 होती है। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो इनको गतिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में रखा गया है। अधिगम अशक्तता वाले इन बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्गों में भ्रम होता है। जो बच्चे, देखिए इसमें ऐसा होता है कि अधिगम अशक्तता, जिसको हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया, तो इनको जो बच्चे जो अक्षर एक समान दिखाई देते हैं उनको ये जल्दी पहचान नहीं पाते। जैसे ये बी हो गया और ये डी हो गया, इसमें बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। मौखिक संचार में भिन्न बालकों का जो प्रकार है वह वाक क्षतियुक्त और भाषा विकलांग, ये दोनों हो सकते हैं। मंद गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। भाषा में वाणी की समस्या हो सकती है, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या हो सकती है, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं वह अधिगम के कुछ पक्षों से ही संघर्ष कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। आगे बढ़ेंगे। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ये आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। विकृत लिखावट यानी कि डिस्ग्राफिया, ग्राफ से ध्यान रखिए, ग्राफ वाले होता है ना। ग्राफ क्या करेंगे? ग्राफ हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो ये आपके लिखने से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? बी को डी, वर्स को सा, 21 को 12 लिखना, ये क्या है? अधिगम निर्योग्यता, यानी कि बच्चे को अंदर डिस्लेक्सिया हो सकता है। जैसे ये बी है, इसको बी को डी पढ़ेगा, डी को बी पढ़ेगा, सौ को वाज, वाज को सौ, गॉड को डॉग, डॉग को गॉड, इस तरीके से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में। बौद्धिक विचलन को गुणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसिक विकलांग। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सहभागिता शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। कक्षा का वातावरण होना चाहिए मानवीय और प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार का। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक आपके कौन थे? इटार्ड थे।
यहाँ पे इकार्ड लिखा है लेकिन यहाँ पे ईटार्ड लिखेंगे आप, ईटार्ड, ठीक है, ईटार्ड थे। विशिष्ट बालकों हेतु बुनियादी अधिगम परिस्थितियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ये आपके बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली के लिए, असमर्थ के लिए, इन सब के लिए की जाती है। विशिष्ट बालक से तात्पर्य होता है प्रतिभाशाली बालक से, सृजनात्मक बालक से, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक से, इन सभी से विशिष्ट बालक के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। मानसिक द्वंद्व का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसमें भौतिक, जैविक हो सकता है, संवेगात्मक और सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों ही हमारे मानसिक द्वंद्व के मुख्य कारण हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन आपका फ्रेडसन का है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है, और ठीक है, विशिष्ट बालकों के लिए ही समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार क्या है? अधिगम असुविधा युक्त, सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों राइट है। विद्यालयी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? ये आपकी शारीरिक, मानसिक रुचि सबकी अलग अलग होती है, सबका शारीरिक विकास अलग होता है, मानसिक अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है, क्या है इसमें? संवेगात्मक रूप से अशक्त हो सकते हैं, सामाजिक रूप से कुसमायोजित हो सकते हैं, समस्या बालक और अपराधी बालक हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें राइट वन हो जाएगा। यह कथन किसका है? कथन क्या कहता है? विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम में पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षा व सेवा चाहता है। क्रुक्स और शेख की ये बात कही हुई है। विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व में कितनी विशेषताओं को देखा जाता है? शारीरिक अक्षमता को स्वीकारना, स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास, सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। तो इसमें ये सभी विशेषताओं को देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। असमर्थ बालकों के लिए विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? तो इसमें पूर्ण भी हो सकती है, अंशकालिक भी हो सकती है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। किसके अनुसार सहभागिता शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? जॉन मेयर के अनुसार जो सहभागिता शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ था। कुसमायोजन के कारण आपके प्राकृतिक हो सकता है, भौतिक हो सकता है, सामाजिक, ये तीनों ही आपके कुसमायोजन के कारण हो सकते हैं। समायोजन का प्रमुख कारण है स्वसमायोजन, सामाजिक समायोजन, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपकी जो सीधी सी बात है वो इसमें से कोई भी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है, यह कथन आपका लेडिल का है। और कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक आपका भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों से किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? तो उनमें लक्षण की भिन्नता हो सकती है, गुण की भिन्नता हो सकती है, स्वरूप की भिन्नता हो सकती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, विशिष्ट बालकों की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? असाधारण बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त है का तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं से युक्त होते हैं। यह कथन आपका रेबर तथा रेबर का है। फिर से एक बहुत बड़ा कथन है, इतना बड़ा कथन एग्जाम में पूछेगा नहीं, छोड़ दीजिए इसको। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक आपके हैविक हर्स्ट हैं। विशिष्ट बालकों की पहचान की जो विधि है वो आपकी सामूहिक निष्पत्ति, मानसिक परीक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण, ये सभी विधियां आपकी विशिष्ट बालकों की पहचान की विधियां हैं। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया था किसने? डार्विन ने। विशिष्ट बालक का संबंध है किससे? बुद्धि स्तर से। विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि स्तर से है। विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हैक का है। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण अथवा उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है
जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों को का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। सामान्य जनजीवन में विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? इसमें आपके मंदबुद्धि बालक आ जाएंगे, असमायोजित बालक आ जाएंगे, पिछड़े बालक, ये सभी बालक इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। हम सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग जरूर हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है सॉरी, तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। बुद्धि स्तर भले समान हो, लेकिन उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें जरूर कहीं ना कहीं अंतर हमको देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। ठीक है। विशिष्ट बालकों की क्या विशेषता है? देखिए विशिष्ट बालक जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, अपने में खोए रहते हैं। ठीक है। ये बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप वे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि को सहज ढंग से प्रदर्शित करते हैं। ये बालक कक्षा में बताई जाने वाली सूचनाओं या बातों को भी जो है जल्दी ही सीख लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। टर्मैन के अनुसार बालक की विशेषता क्या है? उत्तम शारीरिक विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाता है। सामाजिक रूप से विचलित बालक का मतलब है बाल अपराधी हो सकता है, असमायोजित बालक हो सकता है, माता पिता द्वारा तिरस्कृत हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? हैविट ने बताया है। किसने बताया है? हैविट ने बताया है। निम्नलिखित में से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते कौन? जो लंबे, जिनकी लंबाई ज़्यादा है वो विशिष्ट में नहीं आएंगे। सामान्य बालकों का IQ जो है वो हमारा 90 से 110 होता है। अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है? सृजनशील बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में विभिन्नता, यह उपलब्धि में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। आगे बात करते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाता है। किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। कौन सी तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता? प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना है किसका? विटी का ऐसा मानना है। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, ये जन्मजात से ही गुण इनके अंदर होते हैं। जो बालक प्रतिभाशाली होता है वो उसके अंदर कुछ जन्मजात क्वालिटीज होती है, तभी वो प्रतिभाशाली जो है बन पाता है। बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार क्या है? कि जैसे वो मानसिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, प्रतिभावान और सृजनात्मक हो सकता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा भी आता है, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, ये सभी जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार क्या है? विकलांग हो सकते हैं, श्रवण समस्या हो सकती है ना, कई जगह कई तरीके से विकलांग हो सकते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। प्रतिभाशाली होने का संकेत इसमें से नहीं है। दूसरों के साथ लड़ना, ये कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत तोड़ना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है वह अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको, है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा रहता है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, क्या विशेषता है? सामान्य अध्ययन में रुचि रखता है। वो क्या रखता है? अध्ययन में रुचि रखता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण है, क्या लक्षण है? ये बालक सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा किस प्रकार का होता है? तो ये आपका उच्च होता है। प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां किन कार्यों में होती हैं? तो इनकी जो है प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसमें भी इनका इंटरेस्ट होता है, जो कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, रचनात्मक कार्यों में भी होता है, शोध कार्यों में भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें यहाँ पे आपका डी है वो आपका राइट वन हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो इसमें आपका जो लिखना है ये आपका सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कहलाएगा। अस्थि बाधितों को शरीर के किन अंगों से कार्य करने से परेशानी उत्पन्न होती है? तो इसमें जोड़ों से, मांसपेशियों से, हड्डियों से।
इन सभी से परेशानी उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। विशिष्ट बाधाओं के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? तो इसमें रोग हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, वंशानुक्रम के कारक हो सकते हैं। उपयुक्त सभी द राइट वन ओवर हियर। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो आपका कौन है? मानसिक स्वास्थ्य पर हमारा जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारा वातावरण का पड़ेगा। हमारा जो मेंटल हेल्थ रहेगी उस पर हमारे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। मानसिक रूप से बाधित बालकों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो इनको सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता वाले बालकों को अलग श्रेणी में रखा गया है, पिछड़ापन हो गया, मानसिक अपंगता हो गई, इन सभी श्रेणियों में बांटा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। दृष्टि बाधित बालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है? तो ये बालक झगड़ालू, जिद्दी, भावुक ये सभी रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मौखिक संचार में भिन्न बालकों का जो प्रकार है वह वाक्शक्तियुक्त, भाषा विकलांग दोनों ही हो जाएगा। पिछड़े बालक वे हैं जो किसके लिए क्या करते हैं? जो बालक जिनके सीखने की गति मंद होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल 80 से 90 के बीच होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। रेणु जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाने वाले त्रिवित्री हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शक्तियाँ किन कार्यों में होती हैं? तो इनकी आपकी प्रयोगात्मक कार्यों में भी होती हैं और इनकी शक्तियाँ रचनात्मक कार्यों में होती हैं, शोध कार्यों में होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता सृजनशील बालकों की है। मैग्निफिश ने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में विभाजित किया? 2। खतरों के खिलाड़ी होते हैं। सृजनशील बालक जो होते हैं वो खतरों से खेलते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन होता है, अभिसारी होता है। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट यूनिट में आपके कितने क्वेश्चन हैं? 115। सेकंड यूनिट में भी 115 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सुधार के लिए परामर्श देना, सलाह देना। समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? ये शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु, इन सभी यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। समावेशन का सामान्य अर्थ है समान कक्षा, कक्ष, वातावरण। समावेशी कक्षा का मूल तत्व है आपका पाठ्यक्रम, छात्र और शिक्षक। ये तीनों क्या हैं? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम तीनों ही समावेशी शिक्षा के मूल तत्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट रहेगा। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे आपके? डेक्रोली। समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये तीनों ही समावेशी शिक्षा के आधार माने जाते हैं। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो इसमें शारीरिक कारण हो सकता है। अगर बालक अगर शिक्षा में पिछड़ा हुआ है तो उसका शारीरिक कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, वातावरण संबंधी कारण भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो D1 है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें अलगाव आवश्यक नहीं है। कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? तो संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएगा। प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। औसत बुद्धि वाले बालक, ये सभी प्रकार के जो बालक होते हैं वो आपके विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। ये आपका पाठ्यक्रम प्रारूप होता है। पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? 3 बताए गए हैं। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। मूल्यांकन जो है वो पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है क्वेश्चन की निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? तो इसमें मनोवैज्ञानिक विकार वाले बालक जो है वो गत्यात्मक अक्षम बालक नहीं है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, यानी कि हर बच्चा सीख सकता है। सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें अलगाव आवश्यक नहीं है। समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय को दैहिक व संवेगात्मक और सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करना होता है, ऐसा उमा तुली कहते हैं। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? यह समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। किसको? समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हर व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, हमें व्यवस्था बदलनी है, बच्चे को नहीं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? पृथक्करण के। शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं
स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। यह कथन आपका प्रोफेसर एस के दुबे का है। किसका है? प्रोफेसर एस के दुबे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। यह कथन आपका श्रीमती आर के शर्मा का है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यह कथन किसका है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग करके प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, ऐसा आर के शर्मा का कथन है। आगे बढ़ जाते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं कौन? इसमें अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष, दृष्टि दोष, विकलांग, ये सभी बालक इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों का समावेशन करना ही समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? तो इनको कौन, कहाँ, क्या, इन सभी रूपों में देखा जा सकता है। समावेशी शिक्षा में प्रमुख योगदान किस योजना का है? सर्व शिक्षा अभियान का। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका और ब्रिटेन में। समावेशी शिक्षा संबंधित है किससे? तो ये आपकी विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, गलियों में घूमने वाले बालकों से, सभी से संबंधित है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि एक कक्षा में हर प्रकार के बच्चे हैं लेकिन हमें उन्हें सिखाना है, सभी को एक समान समझना है, तो ये विविधता का उत्सव मनाती है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, समावेशी शिक्षा के द्वारा प्रावधान किए जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा है विशिष्ट बालकों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देना। ठीक है। विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? ये आपकी पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। समावेशी शिक्षा स्वागत करती है किसका? सामान्य और विशेष, इन सभी का स्वागत करती है। अब देखिए समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा बालकों को किस प्रकार का शिक्षण प्रदान करती है? यह आपकी बहुस्तरीय शिक्षण और प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों का प्रयोग युक्त शिक्षण, इन दोनों प्रकार का शिक्षण जो है बच्चों को प्रदान करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में समावेशी शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है? अनुच्छेद 46 में। आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? यह आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखना, यह कथन सत्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 30 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में ये व्यवस्था की गई है। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा का काउंसिल में प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? यह शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, इन सभी विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है गंभीर दृष्टिबाधितों के लिए। किसके लिए? गंभीर दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। उनके लिए कोशिश रहती कुछ अलग से व्यवस्था उनके लिए की जाए। समावेशी शिक्षा आधारित है यह आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। समावेशी बालक समूह बनाते हैं, यह आपके समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के समूह बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 46 में। स्टोन्स के अनुसार कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यह आपकी 20 होनी चाहिए। विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक आपके ईटार्ड थे। कौन थे? ईटार्ड थे। एकीकृत का पर्याय है, एकीकृत का पर्याय है मुख्य और मानकीकृत धारा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है, यह कथन किसका है? यह आपका क्रुकशैक का है। सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना किसका अंग है? यह आपका एकीकृत शिक्षा का अंग है। सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना यह आपका एकीकृत शिक्षा का अंग है। विशिष्ट शिक्षा में बालकों की किन योग्यताओं का विकास किया जाता है? तो इसमें ज्ञान अर्जन, कार्यात्मक और गुणवत्ता, इन सभी योग्यताओं का विकास किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? भेदभाव रहित शिक्षा पर आधारित है। कौन सी विशिष्ट शिक्षा की मान्यता नहीं है? विशिष्ट शिक्षा की प्रक्रिया भिन्न नहीं है, यह विशिष्ट शिक्षा की मान्यता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टता का संप्रत्यय होता है
गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ये आपका यूरोप में हुआ था। उत्तम विशिष्ट शिक्षा वह है जो अलगाव के बजाय एकीकरण पर ध्यान दे, कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे और अक्षमताओं से ध्यान हटा दे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा की काउंसिल ने असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किन आवश्यकताओं का सुझाव दिया था? उन्होंने प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा दी जाए, ऐसा कहा। बच्चों की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, स्थायी और विशेष शिक्षकों की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को दिया जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों को शिक्षा से अलग है। यह कथन आपका जेडी हट का है। किसका है? जेडी हट का है। एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों को गृहकार्य दिया जाना चाहिए, संतुलित, न कम न ज्यादा। समावेशी विद्यालय के प्रकार हैं कौन से? पब्लिक भी हैं, निजी भी हैं और गृह भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो 1:30 है। कितना है? 1:30। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम। ये तीनों ही विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान बताए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम जो कार्य दिवस है वो आपके 200 हैं। न्यूनतम कार्य दिवस प्राथमिक स्तर पर 200 है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, किसमें है? ये आपका मुख्य धारा, विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, इन सभी में, उपयुक्त सभी में है। मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा हो सकती है, आवासीय और विशेष दोनों हो सकती है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा? एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाएगा। एक सप्ताह में 45 घंटे। शैक्षिक मंदता का मुख्य कारण विद्यालय में उपस्थित होता है क्या? दोषपूर्ण विद्यालय वातावरण हो सकता है, कठोर पाठ्यक्रम हो सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। मुख्य धारा के जो घटक हैं वो आपके कौन है? शिक्षा में एकीकरण, शैक्षिक नियोजन और कार्यक्रम, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। ये तीनों ही मुख्य धारा के घटक माने गए हैं। ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जटिल विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय खोलने की बात करती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता है कि सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। विशिष्ट शिक्षा की संकल्पना है क्षमताओं को विकसित करके कमियों की क्षतिपूर्ति करना। ऑप्शन ए इज द राइट वन। विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, पृथक और विशिष्ट दोनों प्रकार की। समावेशी शिक्षा स्कूल में बालकों की भागीदारी में वृद्धि करती है तथा स्थानीय विद्यालयों के समुदायों, पाठचर्या और संस्कृति से उनके बहिष्कार को कम करती है। यह कथन बूथम एंस्को का है। पृथकीकरण शिक्षण व्यवस्था का उदाहरण है आवासीय विद्यालय योजना। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालयों में निःशक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में अगर 70 शिक्षार्थी हैं तो उस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक कितने होंगे? 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश ये निःशक्त बच्चों को शैक्षिक उपलब्ध कराना नियमित विद्यालयों में। अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान यह आपका वाराणसी में है। एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर के कार्य दिवस आपके 220 हैं। प्राथमिक पर 200 बताए गए हैं और माध्यमिक पर 220 बताए गए हैं। ममता विद्यालय स्थापित है कहाँ? इलाहाबाद और लखनऊ दोनों में। संकेत विद्यालय संचालित होते हैं प्री प्राइमरी के लिए। किसके लिए? प्री प्राइमरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता विद्यालय किसके लिए होते हैं? मानसिक मदता हेतु। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है किस पर? प्राचार्य, शिक्षक और छात्र, इन सभी पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट रहेगा। कक्षा का वातावरण निर्भर करता है छात्र और शिक्षक इन दोनों पर। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए राजकीय विद्यालय प्रयास विद्यालय हैं।
असमर्थ बालकों के हेतु विशेष कक्षा किस प्रकार की हो सकती है? ये आपकी पूर्ण और अंशकालिक दोनों प्रकार की हो सकती है। कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? ये आपका मानवीय और प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार का होना चाहिए। एक अच्छे वातावरण के लिए विद्यालय में किन क्रियाओं को करवाया जाना चाहिए? तो विद्यालय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, पाठ्यसहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाए, कक्षा में सामाजिक और भावात्मक वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग बहुत आवश्यक है। कक्षा प्रबंधक का मुख्य निर्धारक होता है कौन? भौतिक, सामाजिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये तीनों ही कक्षा प्रबंधक के मुख्य निर्धारक होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे भी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य धारा का विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए किसका सहयोग अनिवार्य होता है? तो इसमें माता पिता का, अध्यापकों का, प्रबंधकों का, सभी का सहयोग आवश्यक रहता है। आरटीई एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा? 25%। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह मत किस आयोग का है? यह मत कोठारी आयोग का है। किसका है? कोठारी आयोग का है। बचपन डे केयर सेंटर का संचालन किया जाता है प्री प्राइमरी के लिए। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है ज्ञान प्रबोधिनी। प्रभावशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें आपके अधिकार विधि द्वारा विशाल समूह स्थान, लघु समूह स्थान, ये सभी क्या हैं? प्रभावशाली कक्षा कक्ष के लिए बैठने की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उन्हें विशिष्ट योग्यता के लिए विशेष अवसर दिए जाएं। विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है, विशेष विधि भी आवश्यक है, विशेष अभ्यास और विशेष बालक। विशेष कक्षा के लिए सभी चीज़ें विशेष आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। टारगोसन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में छात्रों की संख्या होनी चाहिए 8 से 10। कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हमारे समस्यात्मक हो सकते हैं, कम गति से सीखने वाले हो सकते हैं, मंदबुद्धि हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट वन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है आवासीय विद्यालय योजना। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण किन संबंधों पर निर्भर करता है? ये आपका अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध पर भी निर्भर करता है, विद्यार्थियों के मध्य संबंध पर और अध्यापक प्रधानाध्यापक के संबंध पर भी निर्धारित रहता है, निर्भर करता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो उसमें मेरा परिवार इज द बेस्ट वन। विद्यालय का पहला उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय का पहला उद्देश्य होता है बच्चों में चिंतन कौशल को बढ़ाना, बच्चों की योग्यताओं को बढ़ाना। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्यसहगामिक क्रिया कौन सी है? पाठ्यक्रम। शिक्षण में पुनर्वास उपयोग किस रूप में किया जाता है? शिक्षण कौशल के रूप में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे हास्टने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है डॉल्टन प्लांक। शिक्षा में प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? आई.के. डेविस ने। किसने दिया? आई.के. डेविस ने दिया। कक्षा में विविधताओं पर नियंत्रण करने की जो प्रविधि है वो हमारी कौन सी है? शिक्षण को विराम देना, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, उदाहरणों के साथ शिक्षण। उपयुक्त सभी द राइट वन ओवर हियर। कक्षा प्रबंधन की सहायक प्रविधि क्या है? तो उसमें मार्गदर्शक सेवाएं, क्रियात्मक अनुसंधान, पुनर्मूल्यांकन का प्रयोग, ये सभी हमारी किस में आ जाती है? कक्षा प्रबंधन की सहायक प्रविधि में आ जाती हैं। तो यहाँ तक आपकी जो 2 यूनिट थी वो कंप्लीट हुई। ठीक है, 2 यूनिट यानी कि 115 गुणे 2 आपने 230 क्वेश्चन यहाँ पे तक पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। किसकी बात करने जा रहे हैं? यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। देखिएगा, चलिए अब आपके सामने है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पाठचर्या प्रारूप। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? औसत बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन सी शारीरिक रूप से अक्षम बालक की एक विशेषता नहीं है? अच्छा सामाजिक समायोजन, यह शारीरिक रूप से अक्षम बालक की विशेषता नहीं है। पिछड़े बालक की मुख्य पहचान होती है 85 से कम IQ लेवल उसका रहेगा। कौन सा समावेशी शिक्षा से संबंधित है? तो इसमें विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मानसिक रूप से अक्षम, ये सभी समावेशी शिक्षा से संबंधित जो है स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है शिक्षण कक्षा में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है?
पाठ्यक्रम। संवेगात्मक विशिष्ट बालक है, बाल अपराधी बालक जो है वो संवेगात्मक विशिष्ट बालक होता है। कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? प्रतिभाशाली बालक को घर के लिए विशेष काम दिया जाना चाहिए। समस्यात्मक बालक है, कौन समस्यात्मक बालक है इसमें? तो इसमें आपका चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, ये सभी बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। विशिष्ट बालक कौन है इसमें? पिछड़ा, प्रतिभाशाली, विकलांग, ये सभी विशिष्ट के अंतर्गत भी आएंगे। वंचित बालक का प्रकार क्या है? आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? वंचित बालक के प्रकार हो जाएंगे। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। लुईस ब्रेल ने किया था। दृष्टिबाधितों की शिक्षा प्रावधान है मुख्यधारा, विशिष्ट शिक्षा और समन्वित शिक्षा, ये तीनों ही दृष्टिबाधितों की शिक्षा के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? तो यहाँ पे संवेगात्मक रूप से संतुलित और प्रतिभाशाली, औसत बुद्धि वाले, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। कौन सी शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? अच्छा सामाजिक समायोजन जो है यह मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए जो लिपि है वो आपकी ब्रेल लिपि है। विशेष आवश्यक शिक्षा विश्व सम्मेलन समान कला किस वर्ष आयोजित किया गया था? यह आपका 1994 में आयोजित किया गया था। हकलाने का कारण आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही हो सकते हैं, है ना। हो सकता है वंशानुक्रम की वजह से आप हकला रहे हो, वातावरण की वजह से। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया था? यह आपका 1987 में लागू किया गया था। टेलर फ्रेम का उपयोग किस में किया जाता है? दृष्टिबाधित में। टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 140 से ऊपर रहती है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका मार्च के तृतीय रविवार को मनाया जाता है। प्रथम विश्व विकलांग दिवस कब प्रारंभ हुआ था? यह आपका 20 सितंबर 1959 को प्रारंभ हुआ था। यूनेस्को ने विकलांगों के लिए किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? 1981 में। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। सामान्य चक्षु क्षमता 20 से 70 से लेकर के 20 से 200 तक हो सकती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है? 41 और 46। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। मंदित बालकों का संस्थान कहाँ स्थित है? केरल में। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। यह परिभाषा सिरिल बर्ट ने दी है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन अधिगम निर्योग्यता से मैंने भी बताया था। वो बच्चा बी को डी, शॉ को वाज, गॉड को डॉग पढ़ सकता है ना। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ये आपका लिखने से संबंधित होता है। ग्राफ माने होता है खींचना, है ना, और लिखना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विशिष्ट बालक का लक्षण नहीं है, यह पूर्ण समायोजित होते हैं। यह विशिष्ट बालक का लक्षण नहीं है। अब देखिए, वाणी बाधित का मुख्य कारण क्या हो सकता है? वाणी बाधित का मुख्य कारण आपका जैविक, मनोवैज्ञानिक और श्रवण, ये सभी हो सकते हैं। मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण आपका गुणसूत्रों का असामान्य होना हो सकता है। एक्स किरणों का प्रभाव हो सकता है। माँ का एड्स से ग्रसित होना हो सकता है। डाउन सिंड्रोम जो है वह एक मानसिक बीमारी होती है। क्या होती है? डाउन सिंड्रोम एक मानसिक बीमारी है। श्रवण बाधितों का स्थानापन्न किया जाता है दोनों में, सामान्य और विशिष्ट दोनों विद्यालयों में। कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? प्रतिभाशाली बालक जो है ये विशिष्ट बालक के ही एक प्रकार हैं। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या रहती है? उत्तम शारीरिक विकास होता है, शैक्षिक विकास, बौद्धिक विकास, ये तीनों ही टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट रहेगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। ऐसा हैविंगिस्ट कहते हैं, हैविंगहस्ट कहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का लक्षण क्या है? कि यह सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक सैद्धांतिक विषयों में पूर्ण रूप से रुचि लेते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। भाषा कौशल के विकास के लिए उपकरण है भाषा प्रयोगशाला। क्या है? भाषा प्रयोगशाला। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में हुई थी। श्रवण बाधितों के शिक्षण प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं। इसमें हम होठों का प्रशिक्षण, सांकेतिक शिक्षा,
वाणी का प्रशिक्षण, ये सभी इसमें शामिल करते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान देहरादून में स्थित है। शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक हैं अपंग, अर्धबधिर और दोषयुक्त वाणी वाले, ये सभी शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट रहेगा। श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक। श्रवण शक्ति कम होने का कारण क्या है आपका? कान के मध्य भाग में घाव हो सकता है, मवाद भर जाना, अधिक कैल्शियम जमा होने के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं ये आपके श्रवण इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय से, दोनों तरीके से। जो दृष्टिबाधित जिसको दिख नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता वो सुन करके भी ज्ञान अर्जित करेगा और स्पर्श चीज़ों को टच फील करके भी ज्ञान जो है वो अर्जित करेगा। वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है किससे? भाषा बाधित से, अधिगम असमर्थता से, श्रवण बाधित से, इन सभी से बालकों का संबंध होता है वाणी बाधित बालकों का। ब्रेल लिपि में अक्षरों की संख्या 6 बताई गई है। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है किससे? सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों और बौद्धिक हानि के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो आपका राइट रहेगा। बहुत फास्ट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो आप साथ में पकड़ते चलिए जो है जो भी आपको समझाया जा रहा है। देखिए, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं त्रिवृत्तीय। कौन? त्रिवृत्तीय, ठीक है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा जो जी कारक है वो आपका सामान्य बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ऊपर में बढ़ता है ये नाम नहीं है किसी का, ठीक है, त्रिवृत्तीय। रेंजुला प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जो रेंजुली है उन्होंने अपनी जो त्रिवृत्तीय परिभाषा दी है उसके लिए जाने जाते हैं। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर आपका जो है कि स्वास्थ्य, वंशानुक्रम और पर्यावरण, इन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? वंशानुगत हो सकता है कारण, आपका जैविक हो सकता है, वातावरण संबंधी हो सकता है, तो ये सभी कारण आपके हो सकते हैं। अधिगम बाधिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सैमुअल किर्क हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिबाधितों के द्वारा किया जाता है। विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो इसमें आपका श्रवण बाधित बालक हो सकते हैं, दृष्टिबाधित, वाणी बाधित, सभी हमारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अधिगम बाधिता की विशेषता क्या है? पढ़ने की असमर्थता, लेखन की असमर्थता, संप्रेषण की समझने की समस्या, ये तीनों ही विशेषताएं हमारी अधिगम बाधिता की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसमें धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यह पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण के अंतर्गत आता है। निम्न में से मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। कौन? सांस्कृतिक कारक मानसिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है। समस्यात्मक बालकों की विशेषता क्या है? अप्रसन्न रहना, भय, संदेह, ये सभी समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIBH कहाँ स्थित है? देहरादून में। प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है झगड़ालू, यह प्रतिभाशाली बालक का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिभाशाली बालक झगड़ालू नहीं होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान क्या है? अमूर्त चिंतन का अभाव होगा, लघु अवधान विस्तार रहेगा, दोषपूर्ण शब्दावली होगी, तो ऑप्शन डी द राइट वन। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आपके मंद बुद्धि, प्रतिभावान, बाल अपराधी सभी आते हैं। प्रतिभाशाली बालक का जो IQ लेवल है 140 से अधिक होता है। कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? अहंकारी जो है यह विशिष्ट शिक्षक की विशेषता नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, श्यामपट, इन सभी चीज़ों पर हम देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे, इसलिए ये हमारे श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हो सकते हैं। पाठ्यक्रम संरचना का जो मुख्य सिद्धांत है वो बाल केंद्रित है। ब्रेल लिपि का विकास करने वाले लुईस ब्रेल हैं, ठीक है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? तो इसमें ध्वनि प्रशिक्षण, चिन्ह भाषा, ओष्ठ पठन, ये सभी जो संप्रेषण कौशल हैं श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी हैं। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। विकलांग बालक नहीं है। कौन? बाल अपराधी बालक विकलांग बालक नहीं है। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, इसमें स्वास्थ्य बाधित और अस्थि बाधित दोनों होते हैं। समस्यात्मक बालक हैं।
कौन? चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का कहना न मानने वाले सभी बालक हमारे समस्यात्मक बालक होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाने की घोषणा किस सन में की गई थी? जनवरी 1985 में की गई थी। 10+2+3 के स्थान पर किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था? 8+4+3। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में जोड़ा गया है? यह आपकी धारा 45 में जोड़ा गया है। भारतीय सरकार में शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब जारी किया गया? 24 जुलाई 1968 को जो है ये जारी किया गया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन इज राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1978 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। कम अपंग बालकों की को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समाकलित और मुख्य धारा की आवश्यकता है। किस सन में इस बात पर बल दिया गया था? 1970 में इस बात पर बल दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने खंडों में विभक्त किया गया? 12। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 का से संबंधित है। नेक्स्ट वन इज गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? एनजीओ कहते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब पारित हुई? 10 जनवरी 2006 को पारित हुई। समावेशी शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कोठारी आयोग दोनों ने ही समावेशी शिक्षा पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। विकलांग बालकों का पहला पब्लिक स्कूल न्यूयॉर्क में जो है रिवोल्ट ने खोला था। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 1982 को। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? 7 मई 1990 को इसका संगठन किया गया था। विकलांग बालकों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का जो प्रारंभ है वो 1960 के दशक में हुआ। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या 17 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस अनुच्छेद में विशिष्ट शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 4.9। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या आपकी 17 बताई गई है। आगे बढ़ जाते हैं। 5वीं कक्षा की दृष्टिबाधित छात्र के साथ साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई, यानी कि एक बच्चा है जो दृष्टिबाधित है जिसको दिखता नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए? सामान्य व्यवहार किया जाए। और जो श्रव्य सीडी है जो सुनने की सामग्री है वो उचित होनी चाहिए ताकि बच्चा प्रॉपर तरीके से सुन पाए और समझ पाए। दिव्यांग बालकों के समुचित विकास हेतु उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है, उनको सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके बच्चा सीख सकता है। समावेशी कक्षा कक्ष में पाठचर्या के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है। विविधताओं की प्रकृति को समझना, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, कक्षा कक्ष की गतिविधियों में प्रतिभा करने के अवसर प्रदान करना। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट रहेगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शिक्षक का क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी रखे, क्या रखे? जो भी उसका व्यवसाय है उसके प्रति उसकी वफादारी होनी चाहिए। कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनकी प्रशंसा करके उन्हें अच्छे कार्य करने को कहना चाहिए। एक उत्तम शिक्षक वह है जो ध्यान देता है, किस पर ध्यान देता है? जो सभी बालकों पर समान रूप से ध्यान देता है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव डालकर किसी बात या विचार पर राजी करना, ये काम अध्यापक का नहीं है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को किस प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है? कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपना करके, कि बच्चा जिस तरीके से सीख पाए उस तरीके से हम विधियां अपनाएं, तरीके अपनाएं, स्किल्स को अपनाएं। एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिल सके। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए
कह करके। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? धैर्यशीलता का कम होना, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होती है। बच्चों को प्रेरित करने की किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को प्रेरित करने की। आपकी यहाँ पे जो यूनिट नंबर 4 है वो शुरू होगी। 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। यूनिट कितनी कंप्लीट हो गई? आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई। हर एक यूनिट में आपके 115 क्वेश्चन है ना। तो ये कितने हो गए आपके? 345, 15 तियाँ 45, 345 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी 230 और बाकी हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं। निर्देशन का क्या अर्थ है? निर्देशन का अर्थ होता है निर्णय देना। निर्देशन होता है आपका व्यक्ति केंद्रित। निर्देशन का प्रकार आपका व्यावसायिक निर्देशन होता है, शैक्षिक निर्देशन होता है, व्यक्तिगत निर्देशन। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका रहेगा वो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। निर्देशन एक सहायक प्रविधि है। ठीक है, शिक्षण की, अनुदेशन की, प्रशिक्षण की, इन सभी की एक सहायक प्रविधि है। निम्नलिखित समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। पुलिस विभाग की सेवाएं जो है वो सहयोगात्मक सेवा नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है समावेशी कक्षा में पाठचर्या के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है? तो इसमें विविधताओं की प्रकृति को समझना, कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, ये सभी इसमें शामिल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो आपका राइट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट वन की। निर्देशन की व्यवस्था की जाती है, किसके लिए की जाती है? समस्या की जानकारी हेतु, सहायता करने हेतु, अनुसरण करने हेतु। इन सभी कामों के लिए, किसी की समस्या की जानकारी हो, सहायता करनी हो, अनुसरण, इन सभी के लिए निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। निर्देशन प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो हमारे व्यक्तित्व का विकास है, समाजीकरण, नागरिकता का विकास, ये सभी हमारे निर्देशन प्रक्रिया के उद्देश्य होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। निर्देशन में किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो निर्देशन में औपचारिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी समावेशी शिक्षा की उपयोगी सेवा है? निर्देशन और परामर्श जो है ये समावेशी शिक्षा की उपयोगी सेवा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? समावेशी शिक्षा में अध्ययन कर रहे प्रत्येक बालक के लिए अलग से विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना यह शिक्षक की भूमिका नहीं है कि वह हर बालक के लिए अलग से पाठ्यक्रम का निर्माण कर पाए। बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि इसमें से जो प्रशिक्षण है ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समावेशी शिक्षा से संबंधित है कौन है? तो इसमें विशिष्ट बालक हो गए, सामाजिक रूप से वंचित बालक हो गए, गलियों में घूमने वाले, ये सभी क्या है? समावेशी शिक्षा से संबंधित है। कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? आपकी पुलिस विभाग की जो सेवाएं हैं वो सहयोगात्मक सेवा के अंतर्गत नहीं आता है समावेशी शिक्षा में। परामर्श का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान की जो मनोविज्ञान शाला है वो आपकी इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम प्रदेश में कौन आयोजित कराता है? यह आपकी इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला आयोजित कराती है। एक विशिष्ट शिक्षक का गुण इसमें से कौन सा नहीं है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये एक विशिष्ट शिक्षक ये सब नहीं करेगा, शिक्षक भी नहीं करेगा, है ना। निर्देशन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ये समस्या केंद्रित होती है, यानी कि प्रॉब्लम को सेंटर में रखा जाता है। निर्देशन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा कुप्पूस्वामी ने दी है। भाषा में संप्रेषण के दोष का रूप होता है पाठ्यवस्तु, स्वरूप, निरंतरता, ये तीनों ही स्वरूप होते हैं। शिक्षा के केंद्र में क्या है? शिक्षा के केंद्र में बालक होता है, बालक को सेंटर में रख करके ही शिक्षा दी जाती है। समूह परामर्श का उद्देश्य है मनोविज्ञान सुरक्षा, संवेगों का प्रकरण और आत्मविश्वास का विकास। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम के चयन में सहायता, छात्रों को अपनी अंतः शक्तियों को समझने में सहायता करना, छात्रों में अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों को डेवलप करना। तो ये सभी जो है वो शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं।
निर्देशन किसी विद्यार्थी की शैक्षिक संस्थाओं घरों में समायोजन के योग्य बनाना तथा उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास में सहायता करता है। यह कथन कोठारी आयोग का है। निर्देशन की विशेषता क्या है? निर्देशन की विशेषता है निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। निर्देशन व्यक्तिगत सहायता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें भी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक के रूप में होती है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? यह आपकी 22 जून 1993 को बन करके तैयार हुई। निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? तो विशिष्ट शिक्षक के अंदर संज्ञानात्मक दक्षता होनी चाहिए, भावात्मक दक्षता होनी चाहिए, मनोगत्यात्मक दक्षता होनी चाहिए। ये सभी क्या है? विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक गुण है। परामर्श का प्रकार है। परामर्श हमारा नैदानिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, छात्र परामर्श भी होता है। तो ये सभी हमारे परामर्श के प्रकार हैं। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन आपका कार्ल रॉजर्स का है। निर्देशन हमारा शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक सभी प्रकार का होता है। निर्देशन की जो प्रक्रिया है वह आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यावसायिक निर्देशन के जनक आपके फ्रैंक पॉर्सन्स हैं। निर्देशन का उद्देश्य हमारा भावी जीवन के लिए तैयार करना, समाज में यथोचित स्थान दिलाना, विकास के लिए दी जाने वाली सहायता, व्यक्तिगत सहायता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां होती है। जो परिवार है वह बच्चों की प्राथमिक एजेंसी है। परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? वह उनका रुचि का, इंटरेस्ट का, उनकी नीड्स का, उनकी योग्यता का, इन सभी का ध्यान रखते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? पुलिस विभाग की सेवाएं पहले बता चुके हैं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो ये सामान्य विशिष्ट दोनों के लिए की जाती है। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। नेक्स्ट वन इज कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? अध्यापक का काम है शिक्षण, पठन, निरीक्षण। ये सभी अध्यापक के मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। बालक अध्यापक से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक दोनों रूप से सीखते हैं। क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये उनकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। निर्देशन युवकों को अपने से दूसरों से परिस्थितियों से निर्देशन युवकों को अपने से दूसरों की परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने में सहायता करने की प्रक्रिया है। यह कथन स्किनर का है। निर्देशन का अर्थ है प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता करने से अधिक है। यह कथन जोन्स का है। किसका है? जोन्स का है। निर्देशन का कार्य है व्यक्ति को समस्या का समाधान करने योग्य बनाना। निर्देशन का कार्य क्या है? व्यक्ति को समस्या का समाधान करने के योग्य बना देना। शैक्षिक निर्देशन का प्रकार इसमें से नहीं है, लिखित नहीं होता है। व्यक्तिगत निर्देशन का कार्य है व्यक्ति की समस्याओं को हल करना, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को हल करना, शिक्षा से संबंधित और रोजगार से संबंधित समस्याओं को हल करना। ऑप्शन डी आपका राइट है। निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण, नागरिकता का विकास। ये सभी हमारा क्या है? निर्देशन प्रक्रिया के उद्देश्य होते हैं। जोन्स एम ब्रीवर ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं? 10 प्रकार बताए हैं। कितने? 10 बताए हैं। पैटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं? इन्होंने 5 बताए हैं। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा से। अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित। निर्देशन का अर्थ है विकास में सहायता देने वाला प्रक्रम। निर्देशन का अर्थ है विकास में सहायता देने वाला प्रक्रम। नेक्स्ट वन इज देखिए शैक्षिक निर्देशन के कार्य हैं। क्या कार्य हैं? पाठ्यक्रम चयन में सहायता, शिक्षा संबंधी सहायता, विषयों का चयन करने में सहायता। ये सभी हमारे शैक्षिक निर्देशन के कार्य हैं। सॉरी। निर्देशन व्यक्ति की किस प्रकार की समस्याओं को हल करता है? तो यह शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिक इन सभी प्रकार की समस्याओं को हल करता है। निर्देशन का प्रकार है। निर्देशन हमारा व्यावसायिक हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। ये सभी हमारे निर्देशन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक आपके विलियम पार्टनर प्रोक्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज कहता है
देखिए, व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है कि वह व्यक्ति को डैश की ओर अग्रसर करता है। किसकी ओर अग्रसर करता है? उपयुक्त व्यवसाय, उचित व्यवसाय की ओर अग्रसर करता है। निर्देशन की नवीन धारणा है कार्यकर्ता सर्वेक्षण, सुविधा विश्लेषण, स्पष्ट उद्देश्य। ये क्या है? ये निर्देशन की नवीन धारणा के रूप में आते हैं। विशिष्ट बालकों के समायोजन के लिए निर्देशन के कितने सोपान होते हैं? 8 बताए गए हैं। विशिष्ट बालकों को किस प्रकार का निर्देशन देना चाहिए? तो उनको शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार का निर्देशन देना चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर, ताकि वह उचित प्रकार का व्यवसाय अपने लिए चुन सके। निर्देशन के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है औपचारिक तौर पर। नेक्स्ट वन इज निर्देशन की प्रक्रिया होती है। निर्देशन की प्रक्रिया हमारी समस्या केंद्रित होती है। निर्देशन आवश्यक है तो मानव की क्षमता का विकास करने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए और जो है कि व्यक्तिगत गुणों का विकास करने के लिए। ऑप्शन डी इसमें भी आपका राइट रहेगा। शिक्षक छात्रों को किसके निर्देशन में सहायता करता है? तो शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत, शैक्षिक परामर्श में, व्यावसायिक सूचना उपलब्ध कराने में हर तरीके से मदद करता है। निर्देशन एवं परामर्श परस्पर संबंधित है, गहन संबंध है दोनों में। निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि दोनों में बहुत ही क्लोज संबंध है। निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? स्वयं निर्णय लेने की। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समायोजन की समस्याओं में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा कुप्पुस्वामी ने दी है। व्यावसायिक निर्देशन का महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। निर्देशन के साथ आवश्यक है परामर्श। शिक्षक छात्रों को किसके निर्देशन में सहायता करता है? तो ये व्यक्तिगत विकास में, शैक्षिक परामर्श में, व्यावसायिक सूचना उपलब्ध कराने में सहायता करता है। परामर्श का उद्देश्य आत्मबोध या आत्म परिचय है। यह कथन रूथ स्ट्रैंक का है। किसका हो जाएगा? रूथ स्ट्रैंक का है। परामर्श से संबंधित उपकरण आपके संचित अभिलेख हो जाएगा, साक्षात्कार, आत्मकथाएं और निरीक्षण। ये तीनों ही परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। पैटरसन के अनुसार निर्देशन का प्रकार नहीं है राजनीतिक निर्देशन, या निर्देशन का प्रकार नहीं है पैटरसन के अकॉर्डिंग। विशिष्ट बालक हेतु निर्देशन का क्या अर्थ है? सहायता करना। क्या अर्थ है? विशिष्ट बालक हेतु निर्देशन का अर्थ है सहायता करना। विशिष्ट बालकों हेतु निर्देशन की व्यवस्था की जाती है समस्या की जानकारी के लिए, सहायता करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, इन सभी के लिए निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा में निर्देशन एक सहायक प्रविधि है। शिक्षण की, अनुदेशन की, प्रशिक्षण की, इन तीनों की एक सहायक प्रविधि है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट रहेगा। हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ था इलाहाबाद में। प्रधानाध्यापक जन्मजात एवं निर्मित दोनों होता है, यह कथन ब्रे का है। मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस की स्थापना कब की गई? सन 1950 में की गई। विद्यालय थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार क्या है? अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, कार्य निर्धारण और संगठन। ये तीनों ही क्या है? विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम के आधार है। ऑप्शन डी द राइट वन। डीजीपी का पूरा नाम क्या है? डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम होता है तो ये समस्यात्मक बालकों के लिए, औसत से निम्न बालकों के लिए और प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सबके लिए होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निर्देशन की आवश्यकता होती है अपनी रुचियों, योग्यताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना बनाने में निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की सफलता निर्भर करती है किस पर? सामाजिक रिक्तता की पूर्ति। अगर सामाजिक जो रिक्तता है, जो समाज के अंदर जो खालीपन है, अगर वो पूर्ण होता है तो निर्देशन सफल है। सामाजिक आर्थिक अगर परिवर्तन हो रहा है तो निर्देशन सफल है। इच्छाओं की संतुष्टि हो रही है तो निर्देशन सफल है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। निर्देशन की निदानात्मक सेवा सूचनाओं को एकत्र करना। क्या है? सूचनाओं को एकत्र करना। निर्देशन एक सेवा है, सामान्यकृत एवं विशेषीकृत दोनों प्रकार की। ठीक है। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम होता है तो ये समस्यात्मक बालकों के लिए, औसत से निम्न बालकों के लिए और प्रतिभाशाली बालकों के लिए, इन सब के लिए होता है। निर्देशन से आशय व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाली
उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी क्षमताओं की जानकारी करने एवं उनका विकास करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन उपयोगी हो सके। यह कथन आपका मॉरिस का है। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है? समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण इसमें शामिल नहीं होता है। समावेशी शिक्षा के लिए निर्देशन का तात्पर्य है बालक के अंदर आत्मनिर्देशन की क्षमता उत्पन्न करना। समूह परामर्श के मूलभूत आधार आपके कितने हैं? 5। कितने आधार हैं? 5 हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोधन के लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके अभिप्रेरकों को स्वीकार करना, सेवार्थी द्वारा सामंजस्य की स्थापना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति, ये सभी क्या है हमारे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोधन के लक्ष्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परामर्श के समाधान के लिए किसका विकास होता है? आत्मविश्वास का। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है? क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इस चीज को दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। समावेशी विद्यालय में मनोवैज्ञानिक की सहभागिता से संबंधित है क्या? परामर्श देना, सहयोगात्मक सकारात्मक व्यवहार का निर्माण, व्यवहार आकलन और समस्याओं से संबंधित सुझाव देना, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू देखिएगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका आगरा में स्थित है। निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता पड़ती है तो ये शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए भी पड़ती है, सामान्य बालकों के लिए, उपहारी बालकों के लिए, इन सभी के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। मनोथेरेपी तकनीकी में जो विधियां हैं वो हमारी इंसुलिन कोमा, ठीक है, इस प्रकार की विधियां होती है। चलिए उत्तर नंबर ए देखिए। नेक्स्ट वन इज मनोथेरेपी की तकनीकी जो है वह खेल विधि, झटका थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, उपयुक्त सभी द राइट वन। मनोविश्लेषण उपागम की प्रक्रिया है। स्वतंत्र संबंध तकनीक, स्वप्न विश्लेषण, ये दोनों ही हमारे मनोविश्लेषण उपागम की प्रक्रियाएं हैं। मनोचिकित्सीय व्यवहार थेरेपी किस पर आधारित है? व्यक्ति के इतिहास पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यक्ति के इतिहास पर आधारित है। फ्रॉइड की मनोथेरेपी ये व्यक्ति के इतिहास पर आधारित है। समावेशी विद्यालय में चिकित्सा के कार्य क्या है? छात्रों के शारीरिक और स्वास्थ्य विकास में सहायता, स्वास्थ्य की नियमित जांच, स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रदान करना, ये सभी क्या है समावेशी विद्यालय में चिकित्सक के कार्य हैं। नेक्स्ट वन इज निर्देशन एवं परामर्श छात्रों की सहायता नहीं करता है, अपनी मूल योग्यताओं में वृद्धि करने में सहायता नहीं करता है। समाजीकरण के साधन हैं परिवार, विद्यालय और समाज, ये तीनों ही हमारे क्या है समाजीकरण के साधन है, जिसमें परिवार जो है वो क्या है हमारा, वो प्राथमिक एजेंसी है, विद्यालय सेकेंडरी में आ जाएगा। जब छात्र सामुदायिक खेलों में भाग लेते हैं तो उसे सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। बालक समाज के साथ इंटरेक्ट करता है। विद्यालय और समाज के लेखक आपके डीवी हैं। समावेशी शिक्षा में समुदाय के शैक्षिक कार्य क्या है? विद्यालय की स्थापना, शिक्षा पर नियंत्रण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण, ये सभी क्या है समावेशी शिक्षा में समुदाय के शैक्षिक कार्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी था राइट वन ओवर हियर। अंगूर खट्टे हैं, यह आपका युक्तिकरण का उदाहरण हो जाएगा, युक्तिकीकरण का उदाहरण हो जाएगा। अभिरुचि, चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है? यह आचरण के माध्यम से करवाया जा सकता है। बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। प्रशिक्षण, पहले दोस्तों यहाँ तक 4 यूनिट कंप्लीट हो गए, लास्ट यूनिट आपकी बची है। अगर आप चाहते हैं कि आप पेड नोट्स लें तो मैं आपको पेड नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमारे कंप्यूटराइज्ड प्लस हैंड रिटन नोट्स होते हैं। अगर आप सिर्फ उतना पढ़ लेते हैं तब भी बहुत इनफ रहेगा। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 9628182649, ठीक है। या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपको 5 पेपर की पीडीएफ तुरंत फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है, जब आप फीस पे करते हैं तो। और नोट्स किस तरीके के होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे सारे ही नोट्स इस तरीके के होंगे, ठीक है, जिनमें ये जो आंसर होता है वो डिफरेंट कलर से इसमें टिक होता है, लिखा हुआ होता है। इस तरीके के हमारे सभी नोट्स होंगे और ये पढ़ने के बाद भी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते। सभी सब्जेक्ट्स के इसी तरीके के नोट्स आपको मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, कक्षा में विविधता अनुकूलन के नवीन उपागम। देखिए
दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। कहाँ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास हुआ था 1955 में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम विकसित किया था दल शिक्षण। क्या? दल शिक्षण सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने शुरू किया था। समावेशी विद्यालय का क्या आशय है? समावेशी विद्यालय का आशय है भेदभाव रहित शिक्षा के लिए स्थापित विद्यालय और सभी के लिए शिक्षा विद्यालय। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। यह कथन आपका योकम एवं सिम्पसन का है। किसका है? योकम एवं सिम्पसन का है। मल्टीमीडिया का प्रकार है, तो मल्टीमीडिया हमारी प्रिंट मीडिया, चित्रित, लिखित, इन सभी का प्रकार हो जाएगा। सूचना का प्रकार क्या है? सूचना हमारी व्यावसायिक हो सकती है, फिल्म के माध्यम से मिल सकती है, लिखित हो सकती है। ऑप्शन डी इज द ओवर हियर, राइट वन ओवर हियर। बहुमाध्यम किसका उपागम है? बहुमाध्यम आपका चित्र, ग्राफ, फिल्म, इन सभी का उपागम कहा जाता है। सहकारी अधिगम की विधि है, क्या है? परियोजना विधि, खेल शिक्षण विधि, भ्रमण विधि, ये तीनों ही विधियां सहकारी अधिगम की विधियां हैं। ऑप्शन डी द राइट वन। समावेशी बालकों के लिए सहकारी अधिगम से लाभ है शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ये सब इस सभी प्रकार के लाभ रहेंगे। सहकारी अधिगम की विशेषता क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षण, स्वयं अपने रास्ते चुनने पर केंद्रित, प्रतियोगिता रहित एवं चिंता मुक्त। तो ये सहकारी अधिगम की विशेषता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका इसमें राइट वन हो जाएगा। टोली शिक्षण का सोपान है योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन, ये सभी टोली शिक्षण के सोपान हैं। टोली शिक्षण का लाभ है क्या? अनुदेशन की गुणवत्ता में सुधार, समय एवं शक्ति की बचत, अनुशासन स्थापित होने में सहायक, ये सभी टोली शिक्षण के लाभ हैं। ऑप्शन डी था राइट वन ओवर हियर। बाल अपराध का जैविक कारण क्या है? इसमें आनुवंशिकता, शारीरिक दोष, शरीर गठनात्मक सिद्धांत, ये तीनों ही बाल अपराध के जैविक कारण हैं। बाल अपराधी व्यवहार का प्रकार क्या है? बाल अपराध लोभी प्रवृत्ति के कारण बाल अपराधी हो सकता है, बालक यौन अपराध के कारण अपराधी हो सकता है, आक्रामक प्रवृत्ति के कारण अपराधी हो सकता है। ऑप्शन डी द राइट वन ओवर हियर। सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक और सामाजिक, ये दोनों ही सहकारी अधिगम के उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज राइट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन आपके सामने है, पाठ्यक्रम डैश की संस्कृति दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विद्यालय। पाठ्यक्रम विद्यालय की संस्कृति को दर्शाता है। समूह शिक्षण विधि है, यह शिक्षण की विधि है। समूह शिक्षण विधि शिक्षण की विधि है। समावेशी शिक्षण व्यवस्था के उपकरण होते हैं, ये सहायक और अवलंबन सुविधाएं, ये दोनों ही प्रकार के होते हैं। ए और बी दोनों राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। सांकेतिक माध्यम जो है यह शाब्दिक संप्रेषण से भी अधिक प्रभावी होता है, संदेश को संक्षिप्त बना देता है, इसके द्वारा संदेश की गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है। ऑप्शन डी। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, तो यहाँ पे पुनर्वलन के द्वारा नई प्रविधियों का चयन करके अधिगम परिस्थितियों में सुधार करके शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक हैं प्रसंस्करण, भंडारण, उत्पादन, ये तीनों ही मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक कहे जाते हैं। अध्यापक अपने शिक्षण में किस प्रकार के माध्यम का प्रयोग करेंगे, यह तय करता है। पाठ्यवस्तु और अधिगम ढांचा की प्रकृति तय करती है। अध्यापक अपना दर्शन और आकांक्षा, बालकों का बौद्धिक और सामाजिक स्तर, ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें तय करते हैं कि जो अध्यापक है वो अपने टीचिंग में किस प्रकार के माध्यम का प्रयोग करेगा। अनौपचारिक शिक्षा का जो साधन है वो आपका इसमें रेडियो, शैक्षिक टीवी, दूरस्थ सम्मेलन, ये सभी क्या हो जाएंगे? अनौपचारिक शिक्षा के साधन रहेंगे, जिसके लिए हमें कोई निश्चित स्थान, निश्चित समय नहीं होता है। सांकेतिक संप्रेषण हो सकता है, दृश्यात्मक भी हो सकता है, श्रव्य भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट वन। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। अगला क्वेश्चन कहता है, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, और छात्रों के मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए, और छात्रों को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। ऑप्शन डी द राइट वन। सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है मंद अधिगामी बालकों के लिए। किसके लिए? मंद अधिगामी बालकों हेतु सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। सुधारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है?
व्यायाम जो है यह सुधारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अधिगम असमर्थी बालकों के परीक्षण की विशेषता होनी चाहिए। उपादेयता, विश्वसनीयता, वैधता, इन तीनों प्रकार की विशेषता होनी चाहिए। ठीक है। अधिगम असमर्थी बालकों के लिए सुधारात्मक जो प्रविधि है वो अभिक्रमित अनुदेशन, अनुवर्ग शिक्षण, अपनी गति से सीखने का अवसर देना, ये सभी उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ये आपका अपसारी चिंतन से संबंधित है। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर उपचारात्मक कार्य होने चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का संगठन क्रियान्वित किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो ये आपका कक्षा शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण, स्व अनुदेशित शिक्षण, इन सभी विधियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट वन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए। चलिए, क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ए है वो राइट वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कहता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। अगर आप समस्याओं को सही पहचान लेंगे तभी आप उनका सही जो है उपचार कर पाएंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधान को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि वह कमजोरियों का पता लगाए, कमजोरियों को दूर करे और उपचारात्मक सुझाव दे। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों के। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में। किसमें? छात्र वर्गीकरण में। टोली शिक्षण की सीमा नहीं है, सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, यह टोली शिक्षण की सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, जस्ट मोमेंट प्लीज, थोड़ा सा सेट कर लें इसको। चलिए, योकम एवं सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें? तो इसमें आपका वाचन और लेखन हो जाएगा, उच्चारण, भाषा और अंकगणित, ये सभी क्या है जो है योकम और सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के विषय क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। दलीय शिक्षण का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? पुरस्कार वितरण। उपचारात्मक शिक्षण के में किन गतिविधियों का उपचार किया जाता है? तो इसमें शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन तीनों ही गतिविधियों का उपचार किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। किसने दलीय शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षण के लिए किया था? फ्रांसिस चेज ने किया था। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पोर्टफोलियो। क्या है? पोर्टफोलियो। सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है मंद अधिगामी बालकों हेतु। किसके लिए? मंद अधिगामी बालकों हेतु सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है, यह कथन सिम्पसन का है। एक दल शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब पर्याप्त व्यवस्था हो, दल का गठन और व्यवस्थित नियोजन हो, समस्या का निर्धारण हो। ऑप्शन इसमें आपका डी राइट हो जाएगा। किसने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है? ये बात योकम और सिम्पसन कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? निदानात्मक परीक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक परीक्षण है। 54 नंबर क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण में किन गतिविधियों का उपचार किया जाता है? तो इसमें शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी गतिविधियों का उपचार किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, किसने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे? ऐसा योकम और सिम्पसन कहते हैं। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे त्रुटियों के शुद्धिकरण की विधियाँ,
अधिगम दोषों को दूर करने की विधि, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानकर स्पष्टीकरण देना, इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट रहेगा। फ्रांसिस चेज किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? फ्रांसिस चेज किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो यह शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। यह कथन ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का है। किसने कहा है? किसका कथन है? किसका कथन है? वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं। किसका कथन है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है, ऐसा योकम और सिम्पसन कहते हैं। दल शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? तो दल शिक्षण के सिद्धांत अधिगम का निरीक्षण तथा शिक्षक की जिम्मेदारी, छात्रों की संख्या तथा उसका समाधान और संख्या का ज्ञान और उसका समाधान, सामग्री चयन तथा विषय वस्तु के व्यवस्थित क्रम का जो है कि ज्ञान, ये सभी क्या हो जाएगा? दल शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। दल शिक्षण प्रणाली के कितने सोपान होते हैं? तो ये आपके 3 सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दल शिक्षण प्रणाली के सोपान हैं तो इसमें आपका योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन, ये सभी दल शिक्षा के सोपान, दल शिक्षा प्रणाली के सोपान कहे जाएंगे। दल शिक्षण के गुण नहीं है व्यक्तिगत समस्या निवारण, यह दल शिक्षण का गुण नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए, दलीय शिक्षण या टोली शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कक्षा को प्रभावी शिक्षा प्रदान करना, है ना, सहयोगी शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, कक्षा का अनुशासन बनाए रखना, ये सभी क्या हो जाएंगे? दलीय शिक्षण या टोली शिक्षण के उद्देश्य कहे जाएंगे। दलीय शिक्षण का दोष नहीं है संतुलित सामाजिक विकास, यह दलीय शिक्षण का दोष नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, दल शिक्षण की योजना में शामिल है तो इसमें विषय एवं उद्देश्यों का निर्धारण शामिल है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का लेखन एवं छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण शामिल है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना भी शामिल है। ऑप्शन डी द राइट वन। दल शिक्षण की आवश्यकता डैश होती है छात्र संख्या में वृद्धि के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति के लिए, पाठचर्या में परिवर्तन के लिए, इन सभी के लिए दल शिक्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, है ना। प्रश्न पूछने और चिंतन का स्तर किनके मध्य होता है? तो यह शिक्षक और छात्र के मध्य होता है। छात्र प्रश्न पूछता है और शिक्षक जो है उसको सॉल्व करता है, उसकी समस्या को। दलीय शिक्षण में दल का क्या अर्थ है? दल का अर्थ है छात्र का समूह। दलीय शिक्षण के द्वारा छात्रों को विशेषज्ञ अध्यापकों से पढ़ने का अवसर मिलता है। छात्रों की एक अध्यापक से पढ़ने की उकताहट को कम किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट वन इज, सहकारी अधिगम में सम्मिलित होती है शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया और शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया, यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षार्थी शिक्षार्थी की अंतःक्रिया, ये दोनों ही सहकारी अधिगम में सम्मिलित होती है। सहकारी अधिगम में शामिल है, क्या शामिल है? सहयोग, सहायता, समायोजन, ये तीनों ही सहकारी अधिगम में शामिल है। पूर्ण सामूहिक चिंतन अंतःक्रिया का कौन सा स्तर माना जाता है? उच्चतम। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। सहकारी अधिगम है, क्रियाशीलता आधारित अधिगम सहकारी अधिगम कहलाता है। टोली शिक्षण के सोपान है, इसमें योजना, व्यवस्था, मूल्यांकन, ये तीनों ही टोली शिक्षण के सोपान है। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। दलीय शिक्षण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। कहाँ हुआ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। सहकारी अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। सरकारी अधिगम मॉडल में अनुदेशात्मक लक्ष्य है शैक्षिक उपलब्धि, विभिन्नता की स्वीकृति, सामाजिक कौशल का विकास, ये तीनों ही सरकारी अधिगम मॉडल में अनुदेशात्मक लक्ष्य हैं। सहकारी अधिगम के अंग नहीं है, परीक्षाएं जो है ये सहकारी अधिगम के अंग नहीं है। सहकारी अधिगम लाभदायक है सामाजिक गुणों के विकास में, सौहार्द एवं सहयोग की भावना के विकास में और समायोजन में, इन तीनों में ही सहकारी अधिगम लाभदायक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका इसमें राइट रहेगा। देखिएगा नेक्स्ट वन इज, सहपाठी
शिक्षा एक विधिवत सहपाठी माध्यांतरित रणनीति है या किसका कथन है? यह रोहर बैक का कथन है। सहकारी अधिगम को प्रभावशाली बनाने की दशाएं कौन सी है? सकारात्मक अंतःनिर्भरता, प्रत्यक्ष और साक्षात अंतःक्रिया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ये तीनों ही सहकारी अधिगम को प्रभावशाली बनाने की दशाएं हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट वन इज सहकारी अधिगम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सफल बनाने के लिए शिक्षक कौन कौन से तरीके अपना सकता है? तो शिक्षक जो है वो इसमें समूह का आकार छोटा रख सकता है सॉरी, विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका डी रहेगा वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है सहकारी अधिगम के कितने तत्व हैं? इसमें 5 तत्व बताए गए हैं। गतिविधि आधारित अधिगम की विशेषताएं क्या होती है? गतिविधि आधारित अधिगम की विशेषताओं में यह यथार्थवाद पर आधारित है, यह विकलांग बालकों हेतु उपयुक्त है, इनमें मूल्यांकन की विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका जो है वो ये सभी विशेषताएं हैं गतिविधि आधारित अधिगम की। ओके, सहकारी अधिगम के अंग क्या है? खेल द्वारा अधिगम, समूह द्वारा सीखना, शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना, ये तीनों ही सहकारी अधिगम के अंग माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट रहेगा। यहाँ पे सहकारी अधिगम को कहा जाता है सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप कहा जाता है। ब्रेल लिपि उपकरण यानी कि पुस्तक उपयोग में आती है, दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए उपयोग में आती है। किसके लिए? जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए उपयोग में आती है और वो टच फील करके सीख पाते हैं। रणनीति प्रावधान प्रतिमान किस विद्यालय में बनाया गया था? ये आपका आगे बढ़ेंगे तो आंसर मिलेगा हमको कौशिक विश्वविद्यालय में बनाया गया था। समूह शिक्षण उपागम के अन्य रूप कौन से होते हैं? तो ये पैनल वार्तालाप हो गया, सिम्पो जीएम की भांति शिक्षण कार्य हो गया, दूसरे शिक्षकों के साथ वार्तालाप हो गया। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, ये समूह शिक्षण उपागम के अनुरूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकलांगों की समस्याओं से सभी को अवगत कराने के लिए किन संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, इन सभी का उपयोग किया जाता है। सहकारी अधिगम के सैद्धांतिक आधार क्या है? अभ्यास द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, करके सीखना, ये सभी सहकारी अधिगम के सैद्धांतिक आधार माने जाते हैं। जॉनसन के अनुसार सहकारी अधिगम के तत्व है सकारात्मक अन्योन्याश्रय एवं व्यक्तिगत जवाबदेही, आमने सामने बातचीत एवं सामाजिक कौशल, प्रसंस्करण, ये सभी जॉनसन के अनुसार सहकारी अधिगम के तत्व माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट रहेगा। समावेशी चक्र प्रतिमान के अनुसार बच्चे तभी सीख पाते हैं जब वे स्वनिर्देशित हों, बालक अध्यापक को उचित चयन कर सके, बालकों को सीखने और क्रिया करने संबंधी निर्देश दिए जाएं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी विधि जो है वो प्रोजेक्ट विधि हो सकती है। बच्चों को आप प्रोजेक्ट के माध्यम से, क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण के माध्यम से, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से सिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद विधि के द्वारा छात्र स्वस्थ आलोचना करना सीखते हैं, निर्णय लेना और अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से कहना सीख जाते हैं, अपनी अभिवृत्तियों एवं सृजनात्मक क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन डी। गतिविधि आधारित अधिगम के सिद्धांत कौन से होते हैं? यह गतिशील, देखिए गतिविधि आधारित अधिगम क्या है कि यह गतिशील प्रक्रिया है, अधिगम सीखते सीखते संभव है, अर्थों का निर्माण मस्तिष्क में होता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। टेप रिकॉर्डर के प्रयोग का प्रचलन किस विषय में किया जाता है? तो ये भूगोल, इतिहास, समाज, इन सभी में किया जाता है। और क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके 15 क्वेश्चन और रह गए इसके। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था आकाशवाणी। भाषा कौशलों के विकास हेतु जो उपकरण है वो आपका भाषा प्रयोगशाला है। श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी क्या है? चित्र, मॉडल और मानचित्र। ये सभी जो सुन नहीं सकता वो इन चीज़ों को देख करके जान सकता है, समझ सकता है। भाषा में संप्रेषण के दोष का रूप होता है पाठ्यवस्तु, स्वरूप और निरंतरता। ये तीनों ही भाषा में संप्रेषण के दोष के रूप हैं। श्रव्यदृश्य सामग्री का नहीं होना चाहिए, महंगा और उद्देश्यहीन। श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती? संगीत भाषा के द्वारा नहीं दी जा सकती। श्रवण बाधितों का स्थानापन्न किया जाता है सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में। श्रवण बाधितों के शिक्षण और प्रशिक्षण में
प्रयुक्त करते हैं। होठों का प्रशिक्षण, श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनको पढ़ाते समय हम होठों का प्रशिक्षण कि अगर होठ हिल रहा है किस तरीके से तो क्या वो कह रहा होगा शिक्षक। सांकेतिक भाषा वाणी का प्रशिक्षण, ये सभी क्या करते हैं हम प्रशिक्षण युक्त करते हैं बालकों के लिए। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। श्रव्यदृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण सूत्र पर आधारित है। किस शिक्षण सूत्र पर? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विशिष्ट कक्षाओं के शिक्षण में श्रव्यदृश्य सामग्री की विशेषता नहीं है, सृजनशीलता की वृद्धि में सहायक। विशिष्ट शिक्षण हेतु विभिन्न औपचारिक संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं? लाइब्रेरी हो सकती है, ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल हो सकता है, शिक्षण भवन रेडियो हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट वन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है। वीडियो टेप, जो बालक श्रवण क्षति युक्त जो सुन नहीं सकते हैं, वीडियो टेप, सुनने की मशीन, फिल्म, ये सभी क्या है शैक्षिक सुविधाएं हैं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का ज्ञान होना ज्ञान आवश्यक है, विशिष्ट और सामान्य दोनों शिक्षकों के लिए। विशेष कक्षा प्रबंधन की सहायक सामग्री कौन सी होती है? प्रयोगशाला परीक्षण, क्षेत्रीय कार्य और शिक्षण प्रमाण, स्वतः अध्ययन और तुलना, ये तीनों ही विशेष कक्षा प्रबंधन की सहायक सामग्री होती है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नीचे जो उसमें क्या कहते हैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट है 500 पेपर की, उन पर क्लिक करेंगे तो सारे आपको वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिएगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।